बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट सेकेंड ईयर से दो छोटे छोटे से टॉपिक पढ़ेंगे, मेटल डिटेक्टर, और एंड पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि चोक क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मेटल डिटेक्टर पढ़ते हैं। आपने थंबनेल के अंदर वो पिक्चर लगी देख ही ली होगी। मेटल डिटेक्टर, डिटेक्ट से निकला है। डिटेक्ट का मतलब है निशानदही, यानी कि किसी चीज़ का पता चलाना। आपने अक्सर देखा होगा, कभी आप एयरपोर्ट्स पे जाएं या किसी इज्तिमा में जाएं तो वहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स लगे होते हैं, या सिक्योरिटी गार्ड के पास वो मेटल डिटेक्टर हाथ में पकड़ा होता है। आपने थंबनेल में उसकी पिक्चर देख ही ली होगी। तो मेटल डिटेक्टर हमने देखा भी है, वो सिक्योरिटी चेक्स के लिए हम इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इसके अंदर सर्किट कैसे लगा होता है और उसकी फंक्शन क्या है, आज हमने उसको समझना है। तो जी बेटा, मेटल डिटेक्टर, इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो हमारे पास उसके अंदर ना दो तरह के सर्किट लगे होते हैं। दिस इज पैरेलल LC सर्किट। बच्चे, ये मेरे पास एक इंडक्टर है जिसको मैंने LA का नाम दिया है, और ये मेरे पास एक कैपेसिटर है C। सेम एज इट इज देखें, इसी चीज को उठा के आप इधर उलट कर दें तो इधर भी इंडक्टर और कैपेसिटर है। इसको आप पैरेलल LC सर्किट कहते हैं, और ये इससे पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा के आया हूं। अगर आपने सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को आपने डिटेल से समझा है तो ये आपके लिए बड़ा आसान है। तो दो तरह के सर्किट हैं जी, पैरेलल LC सर्किट, फिर पैरेलल LC सर्किट, और साथ में उसने लिखा हुआ है एडिशनल सर्किटरी फॉर ऑसिलेटर B, और इधर लिखा हुआ है एडिशनल सर्किटरी फॉर ऑसिलेटर A। इसका मतलब यह है कि भाई उस वॉक थ्रू गेट के अंदर या जो मेटल डिटेक्टर सिक्योरिटी गार्ड के पास पकड़ा होता है, उसके अंदर सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर ही नहीं बल्कि सम अदर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी लगे होते हैं। एडिशनल का मतलब है कुछ और चीज़ें भी हैं। ये इतना भी सादा सर्किट नहीं है जितना आपकी बुक वाले ने दिखा दी है। बहरहाल आप पेपर में ऐसे ही बनाएंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम चलते हैं जी बेटा, आप जरा तवज्जो करें। इसके बाद उसने नीचे क्या लिखा हुआ है, बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये दो पैरेलल LC सर्किट लगाने के बाद व्हाट इज दिस, बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। एम्पलीफायर चैप्टर 18 के अंदर डिटेल टॉपिक आएगा। तो एम्पलीफायर का लफ्ज निकला है एम्पलीफायर से। एम्पलीफाई का मतलब होता है कम ताकत वाले सिग्नल को ज्यादा ताकत वाले सिग्नल में जो कन्वर्ट करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवाज। फ्रीक्वेंसी मीन आवाज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, आवाज। एम्पलीफायर का मतलब है जो उस आवाज को थोड़ा सा ताकतवर बना दे। अब ये बीट क्या चीज है, अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 वेव्स वाले चैप्टर के अंदर बीट का टॉपिक पढ़ा है। मैं इधर डेफिनेशन लिख नहीं रहा, जस्ट बता देता हूं। याद रखिएगा, बीट एक ऐसा नोट है साउंड का जो तब ही पैदा होता है जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली सा डिफरेंस होगा। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू ट्यूनिंग फोर्क इज स्लाइटली डिफरेंट। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 वेव्स वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो बीट पैदा नहीं होगी। जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी और स्लाइटली सी डिफरेंट हो, फौरन आपको आवाज आएगी। तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो बीट पैदा नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा तो बीट पैदा होगी। अगर आप बीट की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप साइड पे लिख लें छोटा सा, ताकि आपके जेहन में रह जाए, द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। बस आपने इतना याद रखना है। इसका पूरा टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा। तो बहरहाल ये बीट तब ही पैदा होती है जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो। ठीक हो गया बच्चे। इस सर्किट को हम कहते हैं जी ऑसिलेटर सर्किट A, ऑसिलेटर सर्किट B कह लें, उसको A का नाम दे लें। तो इधर मैं क्या लिखता हूं, ऑसिलेटर सर्किट B, और इधर मैं क्या लिख रहा हूं, ऑसिलेटर सर्किट A। अब ये ऑसिलेटर क्या है, आपको याद है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम ऑसिलेटर ही था। ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन, चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर। बहरहाल जी,
अब मैंने आप इधर देखें कि मैंने मेटल डिटेक्टर के बाद ना दो तरह की हेडिंग लगाई हुई है। मेटल डिटेक्टर, इसको हम दो हिस्सों में इसकी थ्योरी को क्लासिफाई करेंगे। आपको जो डायग्राम के नीचे थ्योरी लिखी नजर आ रही है ना, उस थ्योरी को मैं कुछ इस अंदाज में लिखूंगा। उसको मैंने दो हेडिंग्स लगाई हैं, एब्सेंस ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ मेटल। एब्सेंस का मतलब है गैर मौजूदगी, यानी कि जब आपकी जेब में कुछ नहीं है और जब आपकी जेब में कुछ है। एब्सेंस का मतलब है गैर मौजूदगी, यानी कि अच्छा एक बात और, पैरेलल एलसी सर्किट, पैरेलल मैं इधर लिख देता हूं, पैरेलल एलसी सर्किट इज बिहेव लाइक अ मैस स्प्रिंग सिस्टम। पैरेलल एलसी सर्किट किस तरह बिहेव करता है? लाइक अ मैस स्प्रिंग सिस्टम। बेटा आपको याद है, आपने पढ़ा होगा मैस स्प्रिंग सिस्टम जो टू एंड फ्रो मोशन करता है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 के अंदर। तो ये आपकी बुक वाले ने एनालॉजी दी है, आपको मिसाल दी है, कहता है ये एलसी सर्किट उस तरह बिहेव करेगा जिस तरह एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। भाई वो कैसे? सुने, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये डिफरेंस है इनमें। इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है, इंडक्टर चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। आपने चैप्टर 12 और चैप्टर 14 के अंदर ये कैपेसिटर और इंडक्टर चीज़ों को स्टडी करके आए हैं। कहना क्या चाह रहा हूं कि जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, चार्ज इधर को मूव करेगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर चार्ज हो जाएगा। तो ये जो चार्ज की टू एंड फ्रो मोशन है ना, यानी कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो अपनी एनर्जी दे रहा है इंडक्टर को, तो इंडक्टर चार्ज हो जाएगा। जब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा, एनर्जी ओसिलेट करेगी जस्ट लाइक अ मैस स्प्रिंग सिस्टम। सो दिस सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ओसिलेटर। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम को हम मैकेनिकल ओसिलेटर कहते हैं और पैरेलल एलसी सर्किट को हम इलेक्ट्रिकल ओसिलेटर कहते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ओसिलेटर। अच्छा जी, एक आधा चीज नोट करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के बाद ना आपकी बुक वाले ने इधर एक स्पीकर भी लगाया हुआ है। स्पीकर तो जरूरी है ना, स्पीकर से तो आवाज आनी है, वो जिससे आप वॉक थ्रू गेट से निकलते हैं वो टू 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 की आवाज आती है, वो स्पीकर तो लगा होता है छोटा सा। अच्छा जी, एक और बात, ये जो जब एब्सेंस ऑफ मेटल है, यानी कि आपकी जेब में कुछ नहीं है, तो एल ए और एल बी दोनों की इंडक्टेंस सेम है। ये थ्योरी अब मैं समझाने जा रहा हूं। एल ए इज इक्वल टू एल बी। एब्सेंस का मतलब है गैर मौजूदगी, यानी कि मेटल की कोई किसी किस्म की कोई चीज नहीं है। तो ए कॉइल की और बी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस सेम है। जब इंडक्टेंस सेम है सो वी कैन से, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, एफ इजिकल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अगर आपने इससे पीछे वाला लॉन्ग समझा तो आपको आता होगा, ठीक है। इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से जाहिर करूंगा, ओसिलेटर है तो ओ से, ए सर्किट का नाम दिया तो एफ ओ ए लिख दें या सिंपल एफ ए भी लिख दें, कोई अर्ज नहीं है। फ्रीक्वेंसी को एफ से, ओ का मतलब ओसिलेटर सर्किट, बी का मतलब है कि पॉइंट ये दूसरा सर्किट बी, तो एफ ओ ए एफ ओ बी। जब दोनों सर्किट की इंडक्टेंस सेम है, एल ए और एल बी की वैल्यू सेम है, क्यों? क्योंकि कोई चीज ही नहीं है मेटल की। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब एल की वैल्यू सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एंड एफ ओ बी इज इक्वल टू एफ ओ ए। फ्रीक्वेंसी तो सेम है, क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस सेम है। इंडक्टेंस क्यों सेम है? क्योंकि मेटल की कोई चीज ही नहीं है। तो जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो क्या बीट सुनाई देगी? नो। तो मैं क्या लिखूंगा? नो बीट इज प्रोड्यूस्ड। आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि बीट तो पैदा ही तब होती है जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो। ओके हो गया? अच्छा जी, अब दूसरी तरफ आ दें, प्रेजेंस ऑफ मेटल। अगर कोई चीज है,
याद रखेंगे ये कॉइल बी को आपकी बुक वाला सर्च कॉइल का नाम देता है। कॉइल बी इज कॉल्ड सर्च कॉइल, ये जहन में रखिएगा आप। अच्छा जी, अब कोई चीज़ है मेटल की, तो आप गौर करेंगे कि आपकी बुक में ना ये एक अदद पिस्टल दिखाया गया है। मैं बना देता हूँ, पता नहीं अब अच्छा बनेगा या नहीं। बहरहाल तो ये आ गया जी पिस्टल। ओके, तो ये मेटल की कोई चीज़ आ गई किसके करीब? कॉइल बी के करीब, सर्च कॉइल। व्हेन द मेटल ऑब्जेक्ट इज नियर बाय द सर्च कॉइल द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बी डिक्रीजेस। एल बी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब एल बी की वैल्यू कम हो जाएगी तो मैं लिखूंगा एल बी इज लेस देन एल ए, क्योंकि कॉइल बी की इंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब बी की इंडक्टेंस कम है, इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। जब बी कॉइल की इंडक्टेंस कम है तो फ्रीक्वेंसी सेम हो, जब इंडक्टेंस कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सो वी कैन से एफ ओ बी इज ग्रेटर देन एफ ओ ए। ये देख लें, जिसकी इंडक्टेंस कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो यही वजह है कि आपकी बुक वाला इधर क्या लिखता है? एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए, हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो। इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस सर्किट की इंडक्टेंस कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि कोई मेटल की चीज इसके करीब आ गई है। तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, दूसरे की कम। सो वी कैन से बीट इज प्रोड्यूस्ड, बीट आपको सुनाई देगी। तो फिर यही तो हम चाहते हैं कि जब कोई मेटल की चीज हो तो आपको बीट सुनाई दे। जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो बीट पैदा नहीं होगी, और जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगी, एक की ज्यादा हो जाएगी एक की कम, तो बीट सुनाई देगी। तो ये है बेटा वो आपकी बुक की थ्योरी जिसको मैंने लिखा है, और आखिर में इसकी एप्लीकेशन और यूजेस हैं। ये तो आपको पता है ना, ये आप सिक्योरिटी पॉइंट पे जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं तो आपकी गाड़ियों के नीचे एक लंबी सी स्टिक लगाते हैं, तो वो मेटल की चीज़ें मालूम करने के लिए, और जहाँ पे बाज़ का बम वगैरह का खतरा हो तो बरीड मेटल ऑब्जेक्ट, आखिर वाली 2-4 लाइनों में आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेना है, मेटल डिटेक्टर की एप्लीकेशन या यूजेस। तो वो बुक में शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और आपके पेपर में पूछा जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ, आपने अंडरलाइन कर लेना, आसान ही है। बरीड कहते हैं जो ज़मीन में चीज़ें हम दफना देते हैं, ये बारूद वगैरह। तो ये मेटल डिटेक्टर उनकी निशानदही भी करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, ताकि लोगों की जानों की हिफाजत हो सके। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टॉपिक आप नोट कर लें जी, शाबाश। तो जी बेटा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन देखें जरा, विच इज कॉल्ड चोक। जरा तवज्जो करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपरों में। चोक का दूसरा नाम, दिस इज आल्सो कॉल्ड सीरीज एल आर सर्किट। याद रखना है, चोक का दूसरा नाम क्या है? सीरीज एल आर सर्किट। इंडक्टर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है ये। और याद रखें कि जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही ना, एल आर सर्किट है ना, तो ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, मैं कह रहा हूं, तो ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। तो चोक एक ऐसी डिवाइस है, ये 2 MCQ हैं, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो ये 2 MCQs नोट करने जी। वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत कम, इंडक्टेंस बहुत ज्यादा। वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस, एल और आर का इनवर्स रिलेशन है, बिकॉज दिस इज आल्सो कॉल्ड सीरीज एल आर सर्किट। तो ये MCQs मैंने बता दिए, इसकी डेफिनेशन बस आपने याद करनी है। तो चोक की डेफिनेशन क्या है जी? इट इज अ कॉइल, ये एक ऐसी कॉइल है विच कंसिस्ट ऑफ अ थिक कॉपर वायर। थिक का मतलब होता है मोटी, कॉपर का मतलब तांबा। एक मोटी तांबे की वायर होती है बेटा, वाउंड, जिसको लपेटा होता है क्लोजली, करीब करीब, इन अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि एक मोटी तांबे की वायर को बहुत करीब 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 लपेटा होता है। ठीक है, किसके ऊपर? ओवर अ सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। सॉफ्ट का मतलब आयरन कहते हैं लोहे को। सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर के ऊपर मोटी कॉपर की वायर
बिल्कुल करीब करीब लिपेटी होती है, तो ऐसी शेप को आप चोक कहते हैं। ये काम क्या करती है, इसका फायदा क्या जी? इट कंज्यूम स्मॉल पावर, ये पावर को खर्च कम करती है, तो ये चोक पावर को खर्च कम करती है। और दूसरा फायदा इसका क्या जी? यूज इन एसी सर्किट टू कंट्रोल द करंट। तो बच्चे डीसी सर्किट के अंदर जिस तरह रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह एसी सर्किट के अंदर हम चोक को करंट को कंट्रोल करने के लिए या करंट को लिमिट कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आपकी बुक वाला कहता है जो चोक कॉइल है ये रेजिस्टेंस और रियोस्टेट से बहुत बेहतर है। ये अक्सर आपने देखा, अब तो पुरानी हो गई हैं चीज़ें, ये ट्यूब लाइट्स के अंदर वो मरकरी की जो ट्यूब होती हैं, आपने देखा होगा पुराने वक्तों में या अब भी कहीं कहीं घरों में लगी हुई हैं, वो ट्यूब्स वगैरह के अंदर वो साथ में ना स्टार्टर के साथ छोटी छोटी सी चोक लगी होती थी। तो ठीक हो गया बच्चे, बस आपने इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसका दूसरा नाम और इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम, इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा, 2 MCQs और इसके थोड़े से फ़ायदे 2 आपने ये याद कर लेने हैं। तो आई होप के बच्चे आपको ये मेटल डिटेक्टर और चोक वाला टॉपिक समझ आ गए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में लेक्चर का फीडबैक दें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।